आज हम लोग इस वीडियो में बीकॉम पार्ट 3 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, रिकॉन्सिलेशन की यहाँ ज़रूरत क्या है। जब कॉस्ट अकाउंट्स एंड फिनेंशियल अकाउंट्स दोनों डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होते हैं, जब दोनों के सोर्सेज सेम होते हैं तो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट भी सेम होना चाहिए, यानी दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है। अब दोनों के रिजल्ट्स के डिफरेंस को रिमूव करने के लिए जिस स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं, जिस स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फिनेंशियल अकाउंट कहते हैं। जब हम कॉस्ट अकाउंट और फिनेंशियल अकाउंट्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज को सेम अमाउंट पर मेंशन किया गया है दोनों बुक में, यानी जो अमाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉस्ट अकाउंट में है वही अमाउंट फिनेंशियल अकाउंट में है। लेकिन ओवरहेड्स में प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे कॉजेज हैं जिसके कारण कॉस्ट अकाउंट और फिनेंशियल अकाउंट में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि वो कौन से कॉजेज हैं जो कॉस्ट अकाउंट और फिनेंशियल अकाउंट में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो डिफरेंट हेड के नेम से हम उसकी स्टडी करते हैं। आइए हम देखते हैं कि वो कॉजेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट कॉजेज है डिफरेंस इन ओवरहेड्स और अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर एक्सपेंसेज। डिफरेंस इन ओवरहेड्स और अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेज। ये क्या है? जब हम ओवरहेड्स की स्टडी करते हैं तो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आते हैं। जब हम कॉस्ट अकाउंट को देखते हैं तो कॉस्ट अकाउंट में जनरली ओवरहेड्स का हम वैल्यूएशन करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। जैसे लेबर का कुछ परसेंटेज ले लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड हो जाता है। फैक्ट्री कॉस्ट का कुछ परसेंटेज लेके हम ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तैयार कर लेते हैं। यानी कॉस्ट अकाउंट में जो हम ओवरहेड्स को मेंटेन करते हैं वो हमारा एस्टिमेटेड होता है या परसेंटेज बेस्ड होता है। लेकिन जब हम फिनेंशियल अकाउंट में ओवरहेड्स को मेंटेन करते हैं तो वही अमाउंट मेंटेन करते हैं जो एक्चुअल एक्सपेंसेज होता है। तो इस तरीके से कॉस्ट अकाउंट्स में ओवरहेड्स को एस्टिमेट करके लिखा जाता है या अदर एक्सपेंसेस के परसेंटेज को कैलकुलेट करके लिखा जाता है। लेकिन फिनेंशियल अकाउंट्स में हम एक्चुअल जो एक्सपेंसेज होता है उसको दिखाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है कॉस्ट अकाउंट और फिनेंशियल अकाउंट्स में डिफरेंस का। आप जानते हैं कि जो कॉस्ट होता है उसी में ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, यानी टोटल कॉस्ट में ओवरहेड को ऐड करके टोटल सेल्स से जब हम माइनस करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस आता है। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट में ओवरहेड की वैल्यू कुछ अलग हो गई और फिनेंशियल अकाउंट में टोटल कॉस्ट में ओवरहेड्स की वैल्यू कुछ और हो गई। जब हम सेल से इसको माइनस करते हैं तो कॉस्ट अकाउंट का जो रिजल्ट आता है, प्रॉफिट और लॉस होता है, वो डिफरेंट हो जाता है और फिनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो यही कारण है जिसके चलते कॉस्ट अकाउंट और फिनेंशियल अकाउंट में डिफरेंस क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉज, डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे होता है? आप देखेंगे डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में कुछ आइटम्स आते हैं, जैसे रॉ मटेरियल आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस आ गया और फिनिश गुड्स आ गया। ये तीनों मिलकर हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट करते हैं और इसी तीनों के बेस पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है। जब हम बात करते हैं फिनेंशियल अकाउंट का तो फिनेंशियल अकाउंट में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो होता है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों में जो कम होता है उसको हम दिखाते हैं। यानी फिनेंशियल अकाउंट में बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
विच एवर इज लेस जो होता है, यानी दोनों में जो कम होता है उसी को दिखाया जाता है। लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका जो बुक वैल्यू है उसी को दिखाया जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक के बेस पर भी हमारा फिनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट में डिफरेंस क्रिएट होता है। फिनेंशियल अकाउंट में क्या होता है, जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों में कम होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मानते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंट में जो उसका बुक वैल्यू होता है, एक्चुअल बुक वैल्यू होता है, उसी को ही हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मानते हैं। तो इस तरीके से ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी दोनों के रिजल्ट्स को इफेक्टिव करता है। थर्ड है डिफरेंस इन चार्जिंग ऑफ डेप्रेशिएशन। डिफरेंस इन चार्जिंग ऑफ डेप्रेशिएशन, फिनेंशियल अकाउंट में आप देखेंगे कि आयकर के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जनरली डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज किया जाता है। ऐसे तो डेप्रेशिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी को वैल्यू किया जाता है, उसी की वैल्यू की जाती है। यानी इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है बेस्ट है। तो फिनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज़ करते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंट में बहुत सारे मेथड हैं, जो स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, एन्युटी मेथड हो गया, आवर रेट मेथड हो गया, तो उन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही आप मेथड चेंज करते हैं फिक्स असेट्स के कैलकुलेशन के लिए या डेप्रिसिएशन की वैल्यूएशन के लिए, उस पोजीशन में आपका कॉस्ट अकाउंट का रिजल्ट फाइनेंशियल अकाउंट के रिजल्ट से डिफर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो केवल आपके फिनेंशियल अकाउंट में ही दिखाए जाते हैं और कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाए जाते हैं। तो जब ओवरहेड्स केवल एक ही अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा, दोनों के रिजल्ट डिफर होंगे। अब कौन कौन से आइटम्स हैं जो फिनेंशियल अकाउंट में तो दिखाए जाते हैं लेकिन आपके कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाए जाते हैं, उसको भी हमने डिफरेंट हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आप देखेंगे फर्स्ट हेड हमने दिया है आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो कौन कौन से आइटम्स हैं जो आपके फिनेंशियल अकाउंट्स में तो दिखाए जाते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो अंडरराइटर कमीशन, ये फिनेंशियल अकाउंट में दिखाया जाता है लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट है, इसे भी फिनेंशियल में दिखाया जाता है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। कोई अनसर्टेन लॉस हो गया, बैड डेब्ट हो गया, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सारे जो हैं आपके फिनेंशियल अकाउंट में दिखाए जाते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाए जाते हैं। फाइन हुआ, पेनल्टीज हुए, तो ये सब फिनेंशियल अकाउंट में ही दिखाए जाते हैं, कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाए जाते हैं। आप अगर इस चैप्टर को पढ़ने चलते हैं तो इसको आप नोट कर लेंगे कि कौन सा आइटम जो है फिनेंशियल अकाउंट में दिखाया जाता है और कौन सा एक्सपेंसेस लॉसेस जो हैं कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है आइटम्स ऑफ इनकम। तो आइटम्स ऑफ इनकम में कौन कौन से इनकम आते हैं आप देखेंगे। फी रिसीव ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, अगर शेयर को आप ट्रांसफ़र करते हैं, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, फिर अगर डिविडेंड रिसीव करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट है, या कोई रेंटल इनकम है, फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनटू बैंक है, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट है, छूट डिस्काउंट है, कमीशन है, ब्रोकरेज है,
तो ये सारे आइटम फिनेंशियल अकाउंट में दिखाए जाते हैं, कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाए जाते हैं। उसके बाद आइटम्स अपियरिंग इन फिनांस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कौन कौन से आइटम हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपियर होते हैं और उसे फिनेंशियल अकाउंट में दिखाया जाता है लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। तो उसमें बहुत कम आइटम्स आते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, डिविडेंड पेबल आ गया, उसके बाद से रिजर्व है, गुडविल है। तो ये सारे जो आइटम्स हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं, डोनेशन है, तो ये सब आइटम्स जो हैं फिनेंशियल अकाउंट्स में दिखाए जाते हैं, कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाए जाते हैं, जिसके कारण फिनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट के रिजल्ट में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जिस तरीके से कुछ आइटम्स केवल फिनेंशियल अकाउंट में दिखाए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से कुछ आइटम्स होते हैं जो केवल कॉस्ट अकाउंट में दिखाए जाते हैं। और हम आते हैं आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली। अभी बताया आपको कि कौन से आइटम्स हैं जो केवल फिनेंशियल अकाउंट में मेंटेन किए जाते हैं और उसके डिफरेंट हेड्स को भी हमने बताया। फर्स्ट, आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, आइटम्स ऑफ इनकम, आइटम्स अपियरिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कॉस्ट अकाउंट में दिखाए जाते हैं, फिनेंशियल अकाउंट्स में नहीं दिखाए जाते हैं। वो क्या है? जैसे कैपिटल इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में और इंटरेस्ट नहीं लिया गया ऑनर के द्वारा, यानी बिजनेसमैन के द्वारा कैपिटल तो इन्वेस्ट किया गया लेकिन इंटरेस्ट नहीं लिया गया। अगर वही कैपिटल किसी अदर बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता या कहीं इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो निश्चित रूप से उस पर रिटर्न आता। मैनेजर की तरह अगर बिजनेसमैन वर्क करता है और उसके बदले में वो सैलरी नहीं लेता है तो उसका भी हम कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंट में मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे एक्सपेंसेज हैं जो बिजनेसमैन के द्वारा होता है लेकिन चार्ज नहीं किया जाता, लिया नहीं जाता है, तो उसे हम कॉस्ट अकाउंट में दिखाते हैं। पहला हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट चार्ज बाय बिजनेसमैन। सेकंड हो गया कि वर्क परफॉर्म बाय बिजनेसमैन एज ए मैनेजर बट नॉट चार्ज सैलरी एंड वेजेस, न सैलरी लिया न वेजेस लिया। तो एक सैलरी और वेजेस तो होना चाहिए मैनेजर का, तो उसे भी हम कॉस्ट अकाउंट में दिखाते हैं, फिनेंशियल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, जिसके कारण कॉस्ट अकाउंट और फिनेंशियल अकाउंट के रिजल्ट्स में डिफरेंस आते हैं। अब लास्ट दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस एंड गेन्स। कुछ एबनॉर्मल लॉस और गेन जो होता है वो उसको कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, एकदम सेपरेट कर दिया जाता है उसे। अगर उसे दिखाया जाता तो फिनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट के रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता और ना ही हमें किसी रिकॉन्सिलेशन की नीड्स होती, लेकिन हम इसे नहीं दिखाते हैं कॉस्ट अकाउंट में। तो जब आप कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं तो रिजल्ट डिफर करता है और उसी रिजल्ट को रिमूव करने के लिए, डिफरेंस को रिमूव करने के लिए हम रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस एंड गेन्स में क्या क्या आता? कोई मटेरियल चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया, या लॉस बाय फायर है, आग के द्वारा कोई हानि हो गई, या एम्प्लॉई के डलनेस के कारण। आप अक्सर क्रिकेट में सुने होंगे कि स्लो बॉलिंग के कारण कैप्टन के ऊपर चार्ज किया गया, तो एम्प्लॉई के डलनेस के कारण भी हमारे बिजनेस में लॉस होता है। तो ये हमारे एबनॉर्मल लॉस एंड गेन्स में आते हैं। पहला मटेरियल स्टोलन बाय थीफ, सेकंड हो गया लॉस बाय फायर, और थर्ड हो गया लॉस ड्यू टू डलनेस ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरीके से ये हमारे एबनॉर्मल लॉस और गेन्स में आते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, और इस वीडियो में सिर्फ आपको हम यही बताते हैं कि कॉस्ट अकाउंट और फिनेंशियल अकाउंट के रिजल्ट्स में गैप का, डिफरेंस का कॉज क्या है, आप इसे तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड वीडियो में आएंगे तो आपको बताएंगे कि रिकॉन्सिलेशन को प्रिपेयर कैसे करना है,
निश्चित रूप से 3 और 4 वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे और आप आसानी से इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आइए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, मिलते हैं आपसे और फिर देखते हैं कि रिकॉन्सिलेशन को कैसे तैयार किया जाता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।